हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल के क्लास में कंप्लीट किया था और आपके ये कक्षा 7 का एनसीईआरटी का जो इतिहास है उसका अध्याय 9 जो है आपका क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, उसका पार्ट 2 है। कल हमने 22 प्रश्न को कंप्लीट किया था बिल्कुल डिटेल में। जिन्होंने पिछला क्लास देखा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखा है वो क्लास मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट पर चले आइए, वहाँ आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए तो बेहतर समझ में आएगा। अब आपको कोई बुक से समझने की आवश्यकता नहीं है। कल मैंने इसी तरह बताया है और काफ़ी कमेंट्स आया था कि ये तरीका बहुत अच्छा है, और कई लोग हड़बड़ी में रहते हैं, सिर्फ पीडीएफ से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं उनको एक बार फिर से कह दूँ, सिर्फ पीडीएफ पढ़कर आप नहीं संतुष्ट हो पाएंगे। इसको डिटेल में एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप बार बार पीडीएफ पढ़िए। सुनने से कुछ अधिक याद होता है। आज का जो हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो शास्त्रीय नृत्य से शुरू होगा, और शास्त्रीय नृत्य के बारे में बहुत सारी उधेड़-बुन थी कि इसको शास्त्रीय कैसे माना जाए। शास्त्रीय हम किसे कहेंगे और किसे मानेंगे, क्या जिसमें धर्म का कोई विषय हो, या फिर क्या जिसमें अत्यधिक कौशल की आवश्यकता हो, या फिर लंबे समय तक यानी कि कई वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो गुण हमें प्राप्त होगा उसे शास्त्रीय कहेंगे। इस तरह से उधेड़-बुन चलता रहा और इसके बावजूद एक निष्कर्ष निकला जिन्हें आज हम नृत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। नृत्य का रूप जिसको दिया गया है उसे ही इस समय शास्त्रीय माना गया है। तो यहाँ से आपका शुरू होता है भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी मणिपुर का है। इसमें आपका ओडिसी मणिपुरी ये दोनों ऐसा है कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि उस प्रांत के उस राज्य के राज से ही वहाँ के नृत्य का नाम पड़ा है। और जब आप 26 जनवरी में देखते हैं जिस प्रकार से इंडिया गेट पर हर क्षेत्र के हर प्रांत के जो लोग होते हैं, जो वासी होते हैं, वो किस प्रकार से अपने त्योहारों को, धर्मों को या फिर अपने नृत्य को प्रदर्शित करते हैं, तो यही है आपका शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि लघु चित्र कहाँ चित्रित किया जाता था। तो यहाँ से हमने नृत्य को समझा। इसके पहले हमने क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी को समझी। अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो ये है कि संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। संरक्षक कौन होता है? जो आपको ध्यान में रखता है, जिसको कि हम लोग अभी केयर ऑफ कहते हैं। तो यहाँ ये था कि एक ऐसी परंपरा विकसित हुई जो परंपरा का नाम दिया गया लघु चित्र परंपरा, और इसके नाम से ही पता चलता है ये छोटे आकार का होता था। और लघु चित्र परंपरा जो है ये कोई भी चीज़ ऐसा होता था, जैसे आप नृत्य को देख रहे हैं, संगीत को देख रहे हैं, चित्र को देख रहे हैं, तो वो बनाकर जिसके अंदर ये गुण होता था वो राज दरबार में पेश करते थे। फिर जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, उसे अपने ही दरबार में नियुक्त कर लेते थे। तो सबसे पहले जो लघु चित्र है ये कहाँ चित्रित किया जाता था, किस प्रांत और शासक ने पूछ रहा है किस जगहों पर, ये जल रंगों से, यानी जल में जो रंग मिलाया जाता था, जल उसी रंग का हो जाता था और उस जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि प्राचीनतम लघु चित्र कहाँ चित्रित किए जाते थे। प्राचीनतम यानी सबसे पहले, तो ये सबसे पहले जो लघु चित्र है, प्राचीनतम लघु चित्र के बारे में यहाँ कहा गया है। तो प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर, ये सबसे पहले ताल पत्र और लकड़ी की तख्तियों पर किया गया, उसके बाद धीरे धीरे कपड़े और कागज़ पर आया। और अगला प्रश्न आपका है लघु चित्रों में सर्वाधिक सुंदर चित्र किसका था, वह कहाँ पाया गया था। तो जितना भी आपने लघु चित्रों के बारे में देखा, सबसे सुंदर चित्र जैन ग्रंथों का था और ये पश्चिम भारत में पाया गया था ये चित्र, और ये बिल्कुल सचित्र बनाया गया था, इसीलिए इसको सबसे सुंदर चित्र कहा गया था। और मुग़ल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, यानी उन्होंने अपने राज दरबार में ही उस चित्रकारों को रख लिया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। यानी कि पांडुलिपि में जो लिखा जाता था जो कुछ, उसमें चित्र भी बनाया जाता था।
क्योंकि अब उनको चित्र बनाना आ गया, अच्छे चित्रकार वो बन गए, तो इसीलिए उनको नियुक्त किया जाता था कि वो जो हमारे बारे में पांडुलिपि पर लिखेंगे तो साथ साथ वो चित्र भी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये पांडुलिपियाँ आम तौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी और उनके दरबार में जो दृश्य होता था, जैसे लड़ाई का, शिकार का, इन सभी चीज़ को उस पर चित्रित किए जाते थे। और वो जैसे कि कोई काव्य या पांडुलिपि पर उस राजा के बारे में लिखा जा रहा है, जैसे अभिलेख लिखा जा रहा है, फिर उस पर अभिलेख पर तो चित्रित नहीं हो सकता है क्योंकि अभिलेख पत्थर पर किसी ठोस धातु पर उत्कीर्ण किया जाता था। लेकिन पांडुलिपि पर अगर कुछ राजा के बारे में, शासकों के बारे में लिखा जा रहा है तो उसमें चित्र को बनाया जाता था और फिर इसी चीज़ को राजा को उपहार के रूप में दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अभी भी आप कोई टीवी वगैरह में शोज देखते हैं, कोई एक्टर वगैरह आते हैं या आती हैं, तो उनका ही रोल प्ले करके उनको खुश किया जाता है। उसी प्रकार होता था शासक के रोल को लिखकर फिर उनके लड़ाई का, उनके शिकार के दृश्य का अगर उस पर चित्रित करके उनको उपहार के रूप में दिया जाता था, वो काफ़ी खुश होते थे और इसके बदले में चित्रों का और फिर उपहार, फिर राजा उनको दान देते थे। इस तरह जो है चित्रकारों, बादशाहों में भी घनिष्ठ संबंध बढ़ता था और इस तरह चीज़ों का और उपहारों का आदान प्रदान भी होता था। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ कि मुग़ल साम्राज्य का जब पतन होने लगा तो उनके साथ ही अनेक चित्रकार मुग़ल दरबार छोड़कर वो जहाँ जहाँ नया नया क्षेत्र उभर रहा था, जहाँ जहाँ नए राज्य विकसित हो रहे थे, वो चित्रकार उस राज्य के दरबार में चले गए, जिसको कि हम लोग अध्याय 10 में देखेंगे। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि मुग़लों की जो कलात्मक रुचि दक्षिण के क्षेत्र दरबारों और राजस्थान में आपने देखा था, राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया था उन्होंने, और इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया था। मुग़ल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया, मुग़ल शासन खत्म हो गया, तो फिर अब तो अगर कुछ गलत, सही या अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाई करना या शिकायत भी अगर लिखा जाता तो इन पर कोई मुग़ल शासक क्लेम नहीं करता, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था। तो उनके दरबार के दृश्य को दिखाया जाने लगा और इनके साथ साथ जो है मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, इन सभी केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषय का चित्रण जारी रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद एक ऐसा अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमालय प्रदेश। इस जगह को याद रखिएगा क्योंकि इससे 3-4 प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। आधुनिक हिमालय प्रदेश जो था, उसके आसपास जो जगह थे, हिमालय की तलहटी का इलाका उसमें है। उससे प्रश्न है आपका कि 17वीं शताब्दी के बाद लघु चित्रकला के एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रबंध शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका तो आंसर यही हो गया आपका आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी में। लेकिन ऑप्शन में आपका ये नहीं पूछा जाएगा कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमाचल की तलहटी में, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा आधुनिक हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न को अथवा में इस तरह पूछा जा सकता है। बसोहली एक प्रकार की शैली है, जैसे आपने अभी देखा कि एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रबंध शैली, जिसको कि बसोहली शैली हम लोग कहते हैं। इसके बाद इस शैली का विकास आपने समझ लिया आधुनिक हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पर सबसे लोकप्रिय जो पुस्तक थी, और वो पुस्तक चित्रित पुस्तक थी, यानी उस पुस्तक में चित्र को दर्शाया गया था, इसीलिए वो पुस्तक चर्चा में है और सबसे लोकप्रिय था। और वो पुस्तक था आपका भानुदत्त की रसमंजरी। इस पुस्तक से इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा प्रश्न है, भानुदत्त की रसमंजरी क्या है? तो आधुनिक हिमाचल प्रदेश की सबसे लोकप्रिय पुस्तक, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सबसे लोकप्रिय चित्रित पुस्तक, यानी इसमें चित्रित किया गया था। भानुदत्त की रसमंजरी ऐसी पुस्तक थी उस 17वीं शताब्दी की जो कि चित्रित किया गया था। पहले तो यूं ही सिंपल ही लिखा जाता था, लेकिन इस पुस्तक को चित्रित किया जाता था, इसलिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। तो 17वीं शताब्दी में आपने देखा, 17वीं शताब्दी तक आपने आधुनिक प्रदेश के बारे में समझा, लेकिन 1739 ईस्वी में ये ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और इन्होंने आक्रमण भी किया और दिल्ली पर इन्होंने विजय भी प्राप्त किया। इसके बाद क्या हुआ, मुग़ल कलाकार जितने भी थे वो मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए, यानी कि कोई संभावना नहीं थी, अब इन्होंने आक्रमण किया और इन्होंने उस प्रांत को जीत लिया, तो जितने भी मुग़ल कलाकार थे वो
भागकर पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए और वहाँ जाते ही जो आश्रयदाता थे उनको, जिन्होंने आश्रय दिया, वो उनको पहले से ही तैयार मिले और यहीं पर धीरे धीरे कांगड़ा शैली विकसित हुई। और तब तक ये समय आ गया था आपका 18वीं शताब्दी का, और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली। अब नई शैली क्या है आप समझ सकते हैं। जब मुग़ल कलाकार वहाँ गए, मुग़ल कलाकार का मतलब आप समझिएगा कि मुग़ल के शासन काल में जो कलाकारी करते थे, जो चित्रकार थे, जो कलाकार थे, वो भागकर जब आ गए आपका पहाड़ी इलाका, वहाँ पर जो उनको आश्रयदाता मिले थे, क्योंकि मुग़ल शासन काल के कलाकारों के बारे में कई लोगों ने सुना था, और जब कलाकार खुद भागकर आ गए तो जिन्होंने उनको आश्रय दिया उन दोनों ने मिलकर एक कांगड़ा शैली का विकास किया। और कांगड़ा शैली ने इस लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। जो मुग़ल शासन काल के कलाकार थे वो सिर्फ चित्रकारी करते थे, कलाकारी, लेकिन जब पहाड़ी क्षेत्र में वो गए तो वहाँ के जो और कलाकार थे उन दोनों ने मिलकर जिस कांगड़ा शैली का विकास किया, उन दोनों ने मिलकर जिस चित्रकारी को उभारना शुरू किया, उसमें एक नई जान डाल दी। और उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी और ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। काव्य आप समझ सकते हैं, श्लोक, उसका जो निरूपण था ये बिल्कुल, अब जैसे काव्य लिखा जा रहा है, काव्य को भी चित्रित किया गया, जो महत्वपूर्ण बातें होती थी उसको कलर कर दिया जाता था। फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है, कांगड़ा शैली की क्या विशेषता थी? तो ठंडे नीले और हरे रंगों सहित। ठंडे क्या हुआ? तो जिसको कि ठंडे का मतलब आप समझिएगा हल्का, जो ठंडा, जो शांत। यहाँ पर आसमानी शब्द का भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन उसमें इसी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसी को आपको समझना है। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग, विषयों का काव्यात्मक निरूपण। जो काव्य था, जो काव्यात्मक कोई विषय पर अगर लिखा जा रहा है तो उसको काव्य, कविता, श्लोक भी बीच में लिखा जा रहा है, फिर उसका वर्णन भी है। ये जो है कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो ये कलाकारों ने ये काम करना शुरू किया, लेकिन जो साधारण स्त्री पुरुष थे वे सभी क्या करते थे? बर्तनों पर, दीवारों पर, कपड़ों पर, जमीन जो फर्श होता है उस पर अपनी कला का कृतियाँ जो है चित्रित करते थे। और कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। जो आजकल जो पुरातत्वविदों को मिला है चित्रित धूसर पात्र, उसमें कलाकारी ये इसी का प्रयोग है। इतिहास एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ने का काम कर रही है, जिसको कि आप लोग भलीभांति समझ रहे हैं। उसके बाद फिर आपका प्रश्न आ जाता है और आपका अगला टॉपिक आ जाता है बंगाल, नज़दीक से एक नज़र। यानी बंगाल के बारे में यहाँ एक समझना है कि बंगाल का जो है, बंगाल में क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ से आपने ये समझ लिया बंगाली किस भाषा से निकली हुई भाषा है, संस्कृत से। फिर आपका है बंगाल और मगध, जो कि दक्षिण बिहार में है। तो बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध यानी व्यापार का जो संबंध था कब स्थापित हुआ? तो ये ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी में, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी में। और गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण कब स्थापित कर दिया था? जैसे ही बंगाल और मगध के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, उसी समय गुप्त वंशीय शासक ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर दिया 4वीं शताब्दी के दौरान, और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की जो मध्य घाटी है वहाँ के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और उसी समय उस समय तब तक में क्या हुआ है आप समझ सकते हैं। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त शासक ने वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया, अपना जो शासन स्थापित किया। उसके बाद ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया। तब तक 100, 200, 300 साल बाद यानी कि 7वीं शताब्दी जब आई तो यहाँ पर आपका है बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। यानी बंगाल में हर जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह, संस्कृत से ही संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। ये किसने ऐसा पाया, किसके द्वारा ये कहा गया है? तो 7वीं शताब्दी में भारत में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग आए थे, उन्होंने ऐसा कहा था। उस समय भी जो है बंगाल में बंगाली नहीं बोला जाता था। इसीलिए आपने जो पहला प्रश्न देखा बंगाली किस भाषा से निकली हुई भाषा है, तो ये संस्कृत से निकली हुई भाषा है। और 8वीं शताब्दी में पाल शासक के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज का उद्भव हुआ। और 8वीं शताब्दी में, 7वीं में ये ह्वेन-त्सांग आए, 8वीं में पाल शासक, गुप्त वंश के बाद पाल वंश, आपने पाल शासक के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज का उद्भव हुआ, जिसको आपने अध्याय 2 में पढ़ा है। और फिर 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन आ गया, यानी वहाँ पर शासक बनने लगे, राजा बनने लगे, जो दिल्ली में स्थित शासक से स्वतंत्र थे। जो दिल्ली में शासक थे
उससे बंगाल के शासक जो थे वो स्वतंत्र थे। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे पाल वंश ने दिल्ली पर आक्रमण किया और पाल के शासक ने बंगाल पर भी किया, तो दोनों का नियंत्रण जो है, जिस प्रकार भी केंद्र में शासक है, राज्य में है, तो राज्य का नियंत्रण केंद्र शासक के पास है, ऐसा नहीं था। 8वीं शताब्दी में जो पाल शासक ने एक बंगाल पर जिस सुल्तान का शासन था 8वीं शताब्दी में, वो दिल्ली के शासक से स्वतंत्र थे। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है, ये 16वीं शताब्दी आ गया है, 14वीं 16वीं शताब्दी, और उसी में ये 1586 जो कि आपका 16वीं शताब्दी है, अकबर ने बंगाल पर आक्रमण किया और 1586 ईस्वी में अकबर ने बंगाल को जीत लिया। और इसके बाद इस बंगाल को सूबा माना जाने लगा। सूबा और सूबेदार आपने कई बार पढ़ा है। सूबा मतलब राज्य होता है, तो बंगाल को राज्य मान लिया गया उसी समय से। और उस समय प्रशासन की भाषा क्या थी? तो उस समय प्रशासन की भाषा फारसी थी। तो यहाँ पर प्रश्न है, बंगाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है, आपको 16वीं शताब्दी आपको यहाँ पर डालना होगा, 14वीं से 16वीं शताब्दी। तो उस समय बंगाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी, और इसीलिए ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, क्योंकि अभी तो बंगाली है, तो ये उस समय फारसी थी। उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे तथ्य आए। 15वीं शताब्दी तक आते आते कई उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यानी जो बंगाली में बोल सकते थे, बोलने वाले थे, वो एक जगह एकत्रित हो गए, एक जगह रहने लगे, और धीरे धीरे उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा जो है वो उस क्षेत्र का पश्चिमी भाग धीरे धीरे पश्चिम बंगाल कहलाने लगा। और बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, फिर भी वो अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से वो गुजरी है। और उसके बाद वो धीरे धीरे गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ, और वो एक बंगाली का, आधुनिक बंगाली का, वो सब मिक्स भाषा आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। और उसके बाद उस बंगाली भाषा को 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक श्रेणी जो संस्कृत की ऋणी है, यानी कि संस्कृत से ही पूरी तरह उसको लिया गया है, बंगाली संस्कृत से ही निकला है, तो वो संस्कृत की ऋणी है। और दूसरा जो गैर संस्कृत था, वो संस्कृत से स्वतंत्र था, संस्कृत का ऋणी नहीं था। तो पहले श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद, जो मंगल काव्य होता है, उसको रखा गया। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मंगल काव्य किसे कहते हैं? तो पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद को, महाकाव्य यानी संस्कृत का जो श्लोक था उसके अनुवाद को महाकाव्य, मंगल काव्य कहते हैं। और मंगल काव्य का अर्थ क्या होता है? मंगल काव्य का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ या मांगलिक काव्य। इसको हमने समझा। और ये जो गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता थे, ये भी जो प्रथम श्रेणी में बांटा गया है बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को, ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत ही ये थे श्री चैतन्य देव। इनकी जीवनियाँ अध्याय 8 में शामिल है, और ये भी उसी प्रथम श्रेणी के ही नेता थे जो वैष्णव आंदोलन हुआ था। और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य है। ये पहले श्रेणी में भक्ति साहित्य था और दूसरे श्रेणी में नाथ साहित्य है, और उसमें मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, इस तरह की कई कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं, ये कथा गीत, ये सब शामिल है। तो महत्वपूर्ण आपका प्रथम श्रेणी का है अधिक, तो उसको मैंने यहाँ पर शामिल किया। उसके बाद फिर आपका आता है पीर। पीर शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है पीर, और इसका मतलब होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। नाथ साहित्य में शामिल नाम देखा, मैनामती, गोपी चंद्र, धर्म ठाकुर, ये सभी जो है, ये सभी लोग जो थे सन्यासी थे, और इनकी जो पैराग्राफ में है कुछ विशेषताएं दी हुई है। जैसे मैनामती के ही पुत्र गोपी चंद्र थे और उन्होंने जो है सन्यास का मार्ग अपनाया था, तो ये सब उनके बारे में दिया हुआ है। फिर धर्म ठाकुर जो थे वो एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव थे, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो अलग अलग साहित्यों का 15वीं 16वीं शताब्दी में जो खंडन हुआ था उसका यहाँ पर वर्णन था। और उसके बाद इन सब बातों को जो आपने अभी प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी देखा, ये पांडुलिपियों के आधार पर ये चर्चा की गई है आपकी बुक में। उसके बाद आपका आता है पीर और मंदिर। तो पीर का शाब्दिक अर्थ आपने समझ लिया। और उसके बाद क्या था कि 16वीं शताब्दी जब आई, तो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल, ये अगर आपका ये बंगाल है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण पूर्वी बंगाल ये है, तो पश्चिम बंगाल से जो उपजाऊ ज़मीन नहीं था, जो उस जगह को छोड़कर लोग दक्षिण पूर्वी
बंगाल के जंगली और दलदली इलाके में रहना शुरू कर दिया। और ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर इधर से इधर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि को धान की खेती बनाते गए। जहाँ जहाँ जंगल मिलता था वो साफ करते जाते थे और धान की खेती बनाते जाते थे। और इसलिए वहाँ पर जो है मछुआ और स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, स्थानांतरित खेती आप समझते हैं, एक जगह खेती करने के बाद जब उसकी उस धरती की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो फिर दूसरे जगह पर करते हैं, इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। तो मछुआ और स्थानांतरित खेती करने वाले लोगों की संख्या जो है वहाँ पर बढ़ती गई। इसीलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो मुगलों ने बनाई थी। पूर्वी डेल्टा प्रदेश जो केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर को अपनी राजधानी बनाने वाले मुगल थे। और फिर अगला प्रश्न है आपका कि जीववाद क्या है? क्योंकि अभी जो आपने देखा ये मछुआरा और धान की खेती करने वाले, उसका प्रश्न आपको आगे मिलेगा। तो ये जीववाद क्या है, ये साइड का प्रश्न होता है। तो जीववाद का मतलब ये हुआ कि ये हम मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुएं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, हर जगह जीवात्मा है, इसी को जीववाद कहते हैं। जो हर चीज़ में जीव आत्मा, यानी हर चीज़ के अंदर आत्मा देखते हैं, उस तरह के सोच वाले व्यक्ति को जीववाद कहते हैं। और विष्णुपूरक मंदिर कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल के बांकुरा ज़िले में है। यहाँ पर हम इसीलिए नहीं रुक रहे हैं या कुछ नहीं समझा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है समझाने वाला, बस कहानी की तरह जीवात्मा के बारे में आपने बिल्कुल समझ लिया। तो यहाँ पर इसलिए नहीं रुक रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बंगाल में, अभी बंगाल की चर्चा है तो वहाँ के बारे में आप बस समझिएगा। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जो है जोरों पे रहा। 19वीं शताब्दी में आकर ये दौर समाप्त हो गया मंदिर बनाने वाला। और जितना मंदिर 19वीं शताब्दी तक बन सका उतना मंदिर अभी भी वहाँ पर है। और उसके बाद जो भी धार्मिक भवन बनाया जाता था वो अक्सर उन्हीं व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाया जाता था जो शक्तिशाली बने रहे। इस चीज़ को आपने कई बार पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर रुकना जो है आवश्यक नहीं है, समय को किल करना। क्योंकि मंदिर बनाकर, ऊंचे ऊंचे बुर्ज बनाकर, दीवार बनाकर लोग अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे, ये आपने कई बार पढ़ा है। अब किससे बनता था? तो ईंटों से, मिट्टी गारे से बनते थे। इसीलिए यहाँ पर रुकना ज़रूरी नहीं है, यहाँ से बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि विष्णुपूरक मंदिर कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल के बांकुरा ज़िले में है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये विष्णु मंदिर कहाँ है, क्योंकि अभी हमने पश्चिम बंगाल की चर्चा करी तो यहाँ पर हमने इसका जो है वर्णन कर लिया। और इसमें दो शब्द और भी हैं, दो चाला जिसे दो छतों वाली कहते हैं, और चौचाला यानी जिसको चार छतों वाली, यानी दो मंजिला और चार मंजिला जिसको कहते हैं, उस तरह भी वहाँ पर मंदिर है। और आपने 5वें अध्याय में बंगाली गुंबद को भी पढ़ा है, वो भी आपको याद होगा। और इस तरह जो है मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। और जिसको जितना धन था, जिसको जितनी संपत्ति थी, वो उतने ही मंजिले वाले छत बनाते थे। और ढांचा जो होता था, जो आपने त्रिकोणीय पढ़ा है, चापाकार पढ़ा है, ये सब चीज़ आपने पढ़ लिया, इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ नहीं है किस तरह सजावट होती थी। तो ये विष्णुपूरक मंदिर वाला महत्वपूर्ण है, जो कि पश्चिम बंगाल के बांकुरे ज़िले में था। और अभी जो आपने खेती के बारे में पढ़ा वो यहाँ पर आ गया आपका कि बंगालियों का प्रमुख उपज और भोजन क्या है। तो जो उपजाएंगे वही भोजन होगा। यहाँ पर अपने मछली और चावल लिखा है, चावल उपजता नहीं है, चावल को बनाने के पहले धान उपजना पड़ता है। तो ये आपको माइंड में रखना है, मछली और चावल। अगर उपज पूछे तो धान और भोजन पूछे तो मछली और चावल। और उसके बाद आपका है बृहद धर्म पुराण क्या है? तो ये 13वीं शताब्दी का बंगाल में रचित संस्कृत ग्रंथ है, क्योंकि इसमें विशेषकर बंगाल के बारे में ही दिया गया है। जब आप एक्सरसाइज 10 में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको अवध, बिहार और हैदराबाद के बारे में चर्चा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बंगाल को अधिक पॉइंटेड किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये सब आपका कंप्लीट होने के बाद आपका ये है लास्ट में अन्यंत्र जिसको कहते हैं, उसमें यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय है। और उसमें भी ये दिया हुआ है कि किस तरह 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी का आपने देखा था किस तरह, जो स्टेट में अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने किस तरह डिटेल में इसको बताया है। और यहीं से जो है आपका 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे थे। और वहाँ पर भी भाषा का विस्तार हो गया था, फ्रेंच और जर्मन बोले जाने लगे थे। और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोम से रोमानिया में विद्यालयी पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियम में लिखी जाने लगी। यानी
एक प्रांत का पुस्तक जो दूसरे प्रांत में चलता था, अब ऐसा नहीं रहा। जो प्रांत जिस प्रांत को जिस नाम से जाना जाने लगा, वहाँ उसी भाषा में पुस्तकें लिखी जाने लगी और उसको उस राज्य का राजभाषा घोषित किया जाने लगा। इस प्रकार से इसमें जो है आपका आखिरी प्रश्न था कि 19वीं सदी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो हमने लिखा है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में। लेकिन एस्टेट के दौरान आपने कई बार इसको पढ़ा है, वो भी 9th 10th के ही बुक से। फ़र्क यही था कि वो बिहार बोर्ड का था, ये NCERT का है। लेकिन 9th 10th में भी अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि कल से परसों तक में आपका ये 7 का भी बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट नोट्स हो गया। अब बुक में आपका कुछ प्रश्न है, कुछ है मिलान करने के लिए, उसको कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो मिलान करने के लिए है। उसके बाद अध्याय 8 के नोट्स में जो मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आप लोगों ने उत्तर दिया है, उनमें से आप लोगों ने किसी ने उत्तर दिया है उनका नाम मैं बताऊंगी। और फिर इस दोनों नोट्स का PDF जो है, इस नोट्स का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अध्याय 8 के क्लास का PDF आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम पहले बुक के प्रश्न को देख लेते हैं किस प्रकार से हैं। तो ये आप देखेंगे, ये पहले से मिलान किया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि ये क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर मिलान किया हुआ है अंतर्बर्मन पुरी, जगन्नाथ उड़ीसा, महोदयपुरम केरल, लीला तिलकम केरल, और बचा है मंगल काव्य और लघु चित्र। तो ये आपको बताना है कि किसमें क्या होगा और क्या ये सही है। तो इसको मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आपको इस प्रकार से लिख के देना है अंतर्वर्मन, और डैश देकर जो आएगा वही देना है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डिटेल में आंसर देते हैं, तो बताते हैं आप लोगों में से कौन है जिन्होंने डिटेल में आंसर दिया है। तो आप हैं संजीव कुमार, सुधीर कुमार सिंह, ये काफ़ी डिटेल में आंसर देते हैं। प्रीति कुमारी, ये भी लगातार देती हैं आंसर पूछे गए प्रश्नों का। विनोद कुमार सिंह, ये भी आंसर देते हैं। कुमारी सुलोचना और मुकेश कुमार, इन सभी ने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया है, और उत्तर पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्लास में मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है नोट्स से, ये प्रश्न है आपका, इसका आप लोग उत्तर देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और उत्तर भी दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में, बने रहिए आप इस चैनल के साथ।